लोग भारत के जो लोग निवासी थे, हर व्यक्ति को इतना ही दुख हुआ था जितना आज हमें होता है उस दर्दनाक हादसे को। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी खुद ये बात कही थी कि तीसरा ऑप्शन दिया तो जा रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें कोई एक ऐसा छोटा सा राज्य अपना अलग देश बना के रह पाएगा। हमारे बहुत सारे पड़ोस देशों में बहुत सारी दुविधाएं चलती हैं, बहुत सारी दिक्कतें चलती हैं। उसका कारण ही यही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो जूनागढ़ मानने को तैयार नहीं था। जूनागढ़ को समझा के थक चुके थे सब लोग कि तुम नहीं मिल सकते हो, पाकिस्तान से संभव नहीं है, पर वो बेचारा मानने को तैयार नहीं। अगली बात करेंगे कश्मीर की। आज के इस एपिसोड में हम बात भारत की करने वाले हैं। भारत न कि सिर्फ एक देश है बल्कि एक भाव है, एक शान है, एक स्थान जहाँ पे करोड़ों विभिन्न दिल बसते हैं, करोड़ों विभिन्न दिमाग रहते हैं। इन करोड़ों विभिन्न दिमाग को जो एक बनाती है वो है हमारे देश का ये तिरंगा। चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी विशेष समुदाय से हो, किसी खास प्रकार के जनजाति से बिलोंग करता हो, अगर तिरंगा देख रहा है, तिरंगा नज़रों के उसके सामने है, तो उसका दिल धड़केगा। दिल धड़कना लाजमी है क्योंकि बचपन से हमने जिस तिरंगे को 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन यूँ आसमान में फहराया है, लहराते हुए देखा है, वो कोई मामूली तिरंगा नहीं है। उस तिरंगे के पीछे न जाने कितने बलिदान हैं, उस तिरंगे के पीछे न जाने कितने सेक्रीफाइसेस किए गए हैं हमारे देश के महापुरुषों द्वारा, हमारे देश के सैनिकों द्वारा, हमारे देश के नेताओं के द्वारा, हमारे देश के कर्मचारियों के द्वारा, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो जनता है, देश की जनता, जो देश की आम जनता, हर तबके के लोग, हर समाज के लोग जो हैं, उनका एक अपना अलग ही योगदान है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि इससे बढ़िया समय कोई होगा नहीं, क्योंकि आज 15 अगस्त का दिन है और इससे बेहतरीन कोई समय हो नहीं सकता है इस कहानी को बताने के लिए कि आज हम जिस भारत का नक्शा मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आज इस भारत के नक्शे को जो हम देखते हैं, इतना फैला हुआ, इतना विशाल साम्राज्य जो भारत का है, ये शुरू से ऐसा नहीं था। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में और जब भारत आज़ाद हुआ है तो भारत ऐसा नहीं था। भारत कुल 545 रियासतों में आज़ाद हुआ था। 545 रियासतें, ये थोड़े मोड़े नंबर्स नहीं हैं। 545 प्रिंसली स्टेट्स, इतनी रियासतों में आज़ाद हुआ था। और वो 545 रियासतें जब आपस में मिली तब कहीं जाके भारत बनता है। भारत का बंटवारा जो था वो बहुत दुखदाई था यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के हर एक हिंदू, हर एक मुसलमान के लिए, हमारे जितने भी भाई हैं सबके लिए उतना ही दुखदाई था जितना हमें लगता है। हमें लगता है कि ये हमारे लिए दुखदाई था, नहीं, ऐसा नहीं है। भारत, उस भारतीय समाज, 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, 1947 में जब लोग भारत के जो लोग निवासी थे, हर व्यक्ति को इतना ही दुख हुआ था जितना आज हमें होता है उस दर्दनाक हादसे को। हादसा ही है वो, उसको सोच के। जैसा कि मैंने कहा कि भारत 545 रियासतों में आज़ाद हुआ था, जिसमें से 542 रियासतें भारत को समर्थन देने के लिए तैयार थी कि हाँ, हम भारत में मिलना चाहते हैं, हाँ, हम भारत का एक हिस्सा होना चाहते हैं। 542 नहीं मिलना चाहती थी तो सिर्फ 3 रियासतें, जूनागढ़ जो कि हमारे गुजरात के क्षेत्र में यहाँ पे पड़ता है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। ये 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। तो किस में मिलना चाहती थी? क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पे हमारे देश में ब्रिटेन सरकार की तरफ से थे और लॉर्ड माउंटबेटन का ही प्लान था
जो एग्जीक्यूट हुआ था बाद में। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के लिए भी बहुत सारे प्लान्स दिए गए थे, जिसमें से लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान सबसे बेस्ट माना गया और उसके हिसाब से बंटवारा किया गया। साथ ही साथ उस समय की ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक कंडीशन और भी रखी कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे, लेकिन इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिलेगी वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई आज क्लेम कर रहा है दिल्ली पे बैठ के कि पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो 545 रियासतें थी वो सारी आज़ाद होती हैं और उनका अपना फैसला है कि वो किसके साथ रहना चाहती थी। तो सभी रियासतों को 3 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला कि या तो वो भारत के साथ मिल जाए, दूसरा कि या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, और तीसरा या फिर वो स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन तीसरा ऑप्शन बताते के समय ही लॉर्ड माउंटबेटन ने भी खुद ये बात कही थी कि तीसरा ऑप्शन दिया तो जा रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल हो भी कैसे? तो इतनी शक्तिशाली देशों के बीच आखिर कोई भी एक छोटा सा देश कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? आज आप खुद बताओ, भारत आज इतना बड़ा है, 29 राज्यों का देश है, क्या इसमें कोई एक ऐसा छोटा सा राज्य अपना अलग देश बना के रह पाएगा? ये जोग्राफिकली पॉसिबल नहीं है। आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे पड़ोसी देशों में बहुत सारी दुविधाएं चलती हैं, बहुत सारी दिक्कतें चलती हैं। उसका कारण ही यही है कि जोग्राफिकली वो इंडिपेंडेंट होने के लायक नहीं थे, बट फिर भी वो लायक, मतलब उनको वो इंडिपेंडेंट हुए। ये दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास उतने संसाधन नहीं हैं, पर आप इंडिपेंडेंट रह के आप एज ए कंट्री सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। तो 3 ऑप्शंस दिए गए सभी प्रिंसली स्टेट्स को कि आप 3 ऑप्शंस रह सकते हैं, जिसमें से 4 आउट ऑफ 545 542 were ready to ally with India and 3 was not ready with it। हुआ क्या था कि अब जो 3 जो थी, उन 3 की अपनी अलग एक कहानी। 3 में से सबसे पहले बात करेंगे जूनागढ़ की। जूनागढ़ के उस समय जो राजा थे और उस समय जो जूनागढ़ की जो जनता थी, जूनागढ़ के राजा चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, और जूनागढ़ की जो जनता चाहती थी वो चाहती थी इंडिया में रहना। अच्छा, जोग्राफिकली भी अगर देखें तो जूनागढ़ का पाकिस्तान से मिलने का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि आप देखें तो जूनागढ़ यहाँ पे कहीं पे पड़ता है, गुजरात के इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे ये बीच में पड़ता है। आप किसी भी रास्ते से, और पाकिस्तान हमारा पड़ता है यहाँ पे, यहाँ से वो सी रूट से यहाँ से कनेक्टेड रह सकता था, पर यहाँ भी कनेक्टेड रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बीच में उसको इंडिया पार करके ही आना था। और हम अपने सरजमी पे किसी पड़ोसी मुल्क को, ख़ास तौर पे जब जैसे अभी हमारे रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ, हम क्यों उसको अपनी सरजमी पे रास्ता देंगे, उसको अपने छोटे से अंग में आने के लिए? तो ये जोग्राफिकली पॉसिबल था नहीं, बट फिर भी राजा की ज़िद थी, क्योंकि वहाँ के जो नवाब थे बेसिकली वो धर्म के हिसाब से सोच रहे थे उस समय। हालांकि देश का बंटवारा एक धर्म के बेस पे, ये बहुत ही गलत बेसिस होता है, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। आगे परिणाम क्या हुआ था धर्म के बिहाफ पे देश बांटने का, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हुआ था, क्या हुआ था, इसकी हम बात करेंगे जब हम बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश के बंटवारे की बात करेंगे। तो होता क्या है कि जूनागढ़ के राजा चाहते हैं कि हम मिल जाएंगे पाकिस्तान के साथ, पर ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि भारत सरकार तो हाथ पे हाथ धर के बैठे ही नहीं। तो उस समय ये जिम्मेवारी, उस समय का हमारे तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने आपस में डिस्कस करके कहा कि कैसे भी करके ये जो 3 रियासतें हैं उनको भी भारत में तो मिलाना ही पड़ेगा, और डिप्लोमेसी से, और समझा के बुझा के जैसे भी हो, एक कायदे से जो अप्रोच होती है वैसे करके हम मिलाएंगे। अब ये चीज़ चल रही थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सुझाव दिया वीपी मेनन साहब का। वीपी मेनन साहब अपने समय के काफ़ी जाने माने हस्ती थे, और एक कमेटी की गठन की गई, जिसमें कि वीपी मेनन साहब भी उस कमेटी के एक अभिन्न अंग थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
इन लोगों को ये जिम्मेवारी दी गई थी 3 रियासतों को मिलाने के लिए। तो जूनागढ़ मानने को तैयार नहीं था। जूनागढ़ को समझा समझा के थक चुके थे सब लोग कि तुम नहीं मिल सकते हो, पाकिस्तान से संभव नहीं है, पर वो बेचारा मानने को तैयार नहीं। तो वहाँ के राजा को फिर भी जैसे तैसे करके मनाएगा, पर वो माने नहीं। तो वहाँ पे हुआ रेफरेंडम, जूनागढ़ में हुआ रेफरेंडम। रेफरेंडम बेसिकली होता है कि जब किसी देश को किसी के साथ मिलाना है या फिर कुछ भी, एक वोटिंग का प्रोसेस है रेफरेंडम जिसको बोलते हैं, कि आप वहाँ की जनता से पूछ लीजिए कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। तो वहाँ की जब जनता से पूछा गया तो बड़ी प्रचंड बहुमत में वहाँ की जनता ने कहा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। तो रेफरेंडम के थ्रू अपना एनेक्सेशन ऑफ जूनागढ़ हुआ। तो जूनागढ़ को फिर भारत का हिस्सा बना लिया गया। दूसरी बात करेंगे हैदराबाद की, कश्मीर पे सबसे लास्ट में आऊँ, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा इतना डिस्प्यूटेड मुद्दा आज तक, इसी कारण से जो कश्मीर का जो आज का डिस्प्यूटेड मुद्दा है उसकी जड़ तभी रखी गई थी, उसकी जो नींव थी वहीं पे थी। यही कारण है कि कश्मीर आज तक डिस्प्यूटेड है टिल डेट। होता क्या है कि हैदराबाद के निज़ाम जो थे वो भी मिलने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि मैं पाकिस्तान के साथ मिल के रहूँ या फिर इंडिपेंडेंट रहूँ, पर यह संभव नहीं था। आप भारत की सरजमी पे बीचों बीच आप आज़ाद नहीं रह सकते। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप होके पाकिस्तान का हिस्सा कतई नहीं हो सकते हैं। फिर वही जोग्राफिकल रीज़न आता है। अब जोग्राफिकली देख लो, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ज़िद ही बेकार थी। पर फिर भी जैसे तैसे ज़िद किया तो फिर वहाँ पे ऑपरेशन पोलो हुआ, और ऑपरेशन पोलो के तहत हमारी आर्मी ने वहाँ पे अपने झंडे गाड़े और हैदराबाद भी भारत की सरजमी का हिस्सा हुआ। अगली बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर की जो कंडीशन थी, कश्मीर की जो मतलब कश्मीर के जो राजा थे उनकी जो सोच थी वो दोनों से काफ़ी अलग थी। हैदराबाद के निज़ाम से भी और गुजरात के जूनागढ़ के जो उस समय नवाब थे उनसे भी काफ़ी अलग सोच थी। कश्मीर के राजा हरि सिंह चाहते थे कि वो आज़ाद रहें। क्यों? उसका भी एक कारण है। राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन उस समय कश्मीर की जो जनसंख्या थी कहीं ना कहीं एक मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी। तो उनको ये चीज़ पता थी कि अगर डेमोक्रेसी यहाँ पे आती है तो मेरा राजपाट नहीं चल पाएगा ज़्यादा दिन तक। तो उनको डेमोक्रेसी में नहीं रहना था। साथ ही साथ उनको ये भी पता था तो भारत से मिलते तो उनकी मोनार्की ख़त्म हो जाती। साथ ही साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलते हैं तो वहाँ पे उनको पता था कि जब धर्म के नाम पे ही, इस्लामिक कंट्री के नाम पे ही बनाया जा रहा है पाकिस्तान को, तो वहाँ पे एक हिंदू राजा की रियासत आखिर कितने दिनों तक चल पाती। तो वो इतना भी समझ पा रहे थे, इसलिए वो दोनों में से किसी के साथ नहीं मिलना चाहते थे। पर इसी दरमियान हुआ क्या कि पाकिस्तान शुरू से ही, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि आज कुछ नया हो गया है जैसी हरकतें हैं पाकिस्तान की। वहाँ के बेसिकली जो शुरू से जो भी उनके करता धरता रहे हैं पाकिस्तान के, उनकी सोच बहुत अलग तरीके से काम करती है। भारत शांति प्रस्ताव से सभी जो रियासतें थी उनको अपने भारत का हिस्सा बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, पर पाकिस्तान का ये एटीट्यूड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान ने सीधे कश्मीर पे हमला कर दिया। एक बहुत बड़ा मैसेकेर हुआ, बहुत ही घिनौनी हरकतें हुई पाकिस्तान की जो फोर्सेस थे उनके द्वारा जब वो कश्मीर की घाटी में घुसते हैं। इसीलिए आज भी पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा हिस्सा कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं है। अफसोस है, क्योंकि वो लोग घुस आए थे, श्रीनगर नहीं पहुंचे थे। श्रीनगर काफ़ी दूर था। अगर आप ध्यान से देखें मैप में तो श्रीनगर काफ़ी दूर है, शायद कैमरे में तो नहीं आ रहा हो, पर श्रीनगर से अच्छा खासा डिस्टेंस था। वो किसी घाटी की तरफ अभी पहुंचे थे, उसी के रास्ते में उन्होंने बहुत ज़्यादा ये सब मैसेकेर किया था और काफ़ी घिनौनी हरकतें थी। उसके बारे में फिर कभी किसी वीडियो में जिक्र करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर भी एक अलग मुद्दा हो सकता है कि जो चीज़ें हुई। तो फिलहाल इसको संक्षिप्त में इतना ही समझते हैं कि तो उसने अटैक कर दिया।
अब यहाँ पे उसने गलती कर दी। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी गलती हो गई, सबसे बड़ी गलती उसने करी है वो वहीं पे करी है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और वीपी मेनन यहाँ दिल्ली में बैठे हैं। विलय पत्र एनेक्सेशन, जो एनेक्सेशन का ट्रीटी होती है वो विलय पत्र जो है वो पहले से जा चुका था राजा हरि सिंह के पास, वो मानने को तैयार नहीं थे। पर जब ये आक्रमण होता है तो राजा हरि सिंह डर जाते हैं और उनको अच्छे से पता है कि इकलौती भारत ही ऐसी कंट्री थी जो उनकी मदद उस टाइम पे कर सकती है। उन्होंने फटाफट से कांटेक्ट करने की कोशिश की पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री को, और तब मदद की गुहार लगाई। तो हमारे एयर डिफेंस शुरू से तैयार थे और हमारे सैम बहादुर उस टाइम पे भी उस सैन्य बल में थे और तुरंत हमारे एयर फोर्सेस वहाँ से रवाना होते हैं और जाके श्रीनगर लैंड करते हैं। तब तक इधर से सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन भी पहुँचते हैं। हालांकि फिर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे तो करेंगे कैसे, किस लिहाज से करेंगे, हम खुद एक नए देश हैं, अभी हम आज़ाद हुए, हमारी स्वतंत्रता अभी मिली है, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, आप तो हमारा हिस्सा भी नहीं है। अगर आप हिस्सा हो जाएं तो शायद हम आपकी मदद कर पाएं खुल के, क्योंकि यूएन में भी जवाब देना होता है। राजा हरि सिंह अभी भी नहीं चाहते थे कि किसी प्रेशर में आके या किसी भी तरीके की चीज़ से वो भारत का हिस्सा हो। लेकिन भारत का भी एक पक्ष सही है कि जब तक आप हमारे देश के हिस्सा नहीं हैं, आप एक स्वतंत्र देश नहीं हैं, आप अलाई नहीं है देश के, भारत के, तो हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। पर जैसे तैसे हरि सिंह माने, लेकिन उन्होंने बहुत शर्त रखी। जो धारा 370 आज आप देख रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर, वो उसी के अंदर समाहित है। उन्होंने सिर्फ अपना राजपाट बचाने के लिए ऐसी ऐसी शर्तें रखी, जिस पे कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, कि जिससे कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा हो के भी कई मामलों में ऑटोनोमस था, वहाँ के अपने कुछ कानून रहते थे। हालांकि वो गाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही था, बट फिर भी वहाँ के अपने कुछ ऑटोनोमस थे, वहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन। उस पर बना देंगे वीडियोज़ अगर आप कहेंगे तो कभी, लेकिन उस पर वो इन डिटेल कश्मीर का एक अलग ही मुद्दा जाता है। तो ऐसे ऐसे करके फाइनली कश्मीर को भी भारत का हिस्सा बनाया गया। तो ये तो हमारे भारत के इतिहास में, जो भारत जब नया नया आज़ाद हुआ है उसके कुछ महीनों की घटना है। आप समझ लीजिए कि कैसे हमारा देश आज़ाद होता है, उसके आज़ाद होते के साथ क्या कंडीशन, क्या चीज़ें बनी थी और क्या परिस्थितियाँ थी। आप सोच के देखिए कि हमारे देश का 77 साल का इतिहास हो गया अभी। आज़ाद भारत का, स्वतंत्र आज़ाद भारत का इतिहास जो है वो 77 साल का हो गया है। उससे पहले तो सैकड़ों हज़ारों साल के इतिहास पे बात करें तो अलग ही बात हो सकती है, अलग ही बात छिड़ सकती है, क्योंकि हमने वो चीज़ें करके बहुत लाखों वर्ष, बहुत हज़ारों वर्ष पहले दिखा दी है। सच कह रहा हूँ, हज़ारों वर्ष पहले दिखा दी है, जो शायद लेटेस्ट जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, मैथमेटिशियंस वगैरह जो आज 100-150 साल पहले कर रहे हैं। बस ये है कि हमने कहीं ठप्पा नहीं लगवाया है, बस इतनी ही सी आप गलती कह लीजिए, या इतनी ही सी उनकी रिकग्निशन, मतलब उनकी रिकग्निशन मिलने के लिए उनका ठप्पा नहीं लगवाया बस। बाकी इतिहास हमारा बहुत पुराना है और हमें बहुत गर्व होना चाहिए अपने इतिहास पे कि हमारे ऐसे ऐसे महान पुरुष रहे हैं। इसीलिए भारत के लौह पुरुष बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, नेहरू जी को चाचा नेहरू बोलते हैं, क्योंकि बच्चों के काफ़ी प्रिय थे वो, काफ़ी मतलब चाचा नेहरू जब आप कहते हैं शब्द को तो बहुत ही आपको सोचना पड़ेगा कि आप जिसको कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिल से सोचते थे, भावनात्मक फैसले लेते थे काफ़ी। देश में आप जितने भी गरीबों को एक मुख्य धारा में लाने की जो एक पहल है, कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में इसकी नींव रखी थी। जब हमारे देश में 1950-1951 के आसपास जब हमारे देश में पहले बार संशोधन किया गया था, पहली बार 50 में बन के आया था, 49 में रेडी हुआ था और 50 से लागू हुआ था हमारा संविधान, और 50 या 51 में ही पहला संशोधन हुआ था, जिस संशोधन में बहुत सारे चीज़ें जो गरीबों को दिमाग में रख के, हमारे देश के जो गरीब भाई हैं उनको दिमाग में रख के और फैसले लिए गए थे। तो इसलिए नेहरू को चाचा नेहरू कहते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री आए, जैसे हमारे इंदिरा गांधी जी भी उनमें से एक हैं, जो 1971 का जो वॉर था बीच में, इंदिरा गांधी जी से पहले जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो बड़े कमाल के प्रधानमंत्री थे।
अच्छा, हम बात प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? हालांकि हमारे घर में जब कोई आता है तो पहले हमारी बात करता है, हमारे पिताजी की बात करता है, घर के मालिक की बात होती है ना, क्योंकि घर का मालिक जो फैसला लेता है उससे हर व्यक्ति अफेक्ट होता है, इसलिए बात प्रधानमंत्री की करनी उतनी ही ज़रूरी है। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के अपने अलग ही काम है, जो कि जिनको अगर जुड़वाने बैठे तो शायद पूरी रात बीत जाए। उनकी एक झलक अगर आप सुनना चाहेंगे, बस ये समझ लीजिए कि एक प्रधानमंत्री इतने विशाल देश का हो के भी अगर एक समय अपने अन्न का वो त्याग करता है तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति की क्या मंशा होती होगी अपने देश के प्रति, कि मेरे देश के लोगों को मुझे एक चीज़ सिखानी है, उसके लिए मैं खुद सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। ये बहुत कम लोगों में आ पाता है और शायद तभी लोग ऐसे इतने विशाल देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर आती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने भी बहुत परचम लहराए हैं देश विदेश में। पहली बार हुआ था जब भारत इंटरनेशनल रिलेशंस में अच्छा होने लग गया था, उस टाइम के बाद से, जब रशिया से हमारी पहली संधि हुई थी। फिर 1971 का वॉर हमने जीता है। उसी समय बांग्लादेश को भी आज़ाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका इंदिरा गांधी और भारत सरकार की रही है। उस समय के तत्कालिक जो भी भारत सरकार के मंत्रीगण थे, जो भी सैम बहादुर उस टाइम पे हमारे जो सेना के चीफ थे, तो उन लोगों को काफ़ी योगदान रहा है। फिर उसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने भी बहुत खूब काम करा है। राजीव गांधी हमारे देश के वो प्रधानमंत्री जिनको आज तक सबसे ज़्यादा बहुमत मिला है, सबसे ज़्यादा बहुमत मिली है। तो राजीव गांधी जी के अपने कार्यकाल हैं, उसमें अपने उनकी उपलब्धियां हैं। फिर हमारे और प्रधानमंत्री आते हैं, जैसे पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, जिनके समय में देश का दरवाज़ा खोल दिया गया था। सभी देश के जो मार्केट का दरवाज़ा था वो सभी देशों के लिए खोल दिया गया था। ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया गया था और देश की मार्केट को खोला गया था, पूरे देश विदेश पूरे विश्व के लिए। तो वो एक अहम फैसला था। फिर उसके बाद 1999 में जब हम कारगिल का युद्ध जीतते हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो वो भी एक काफ़ी गौरवान्वित समय था। फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार आती है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स काफ़ी किए गए हैं, काफ़ी इकोनॉमिक चीज़ें करी गई थी। मतलब ग्लोबल रिसेशन था उस टाइम पे, मंदी थी पूरे विश्व में, उसके बावजूद भी देश को संभालना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इकोनॉमिक टर्म्स में मनमोहन सिंह जी के टक्कर में आज भी फ़िलहाल कोई नहीं है। फिर आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री अभी के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मोदी जी का अपना अलग कार्यकाल है, मोदी जी की अपनी एक अलग छवि है। मोदी जी देश को एक अलग ऊंचाइयों पर लेके जाने का विजन रखते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 2047 तक की विजन को अभी तक सोच के रखा है, अभी से सोच के रखा है। देश ऐसे ही प्लान करता है चीज़ों को आगे। विश्व गुरु बनने की तरफ एक अच्छी पहल जो प्रधानमंत्री जी हमारे ले रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी बात है। तो देश का इतिहास बहुत गर्वान्वित करने वाला है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। बस समझने की नियत चाहिए, और समझना हर भारतीय को होगा। क्योंकि हम ये क्या हट सकते हैं कि मेरा इससे क्या मतलब, मैं जान के क्या करूँगा, मुझे कहीं काम नहीं आ रहा, ना मेरे जॉब में काम आ रहा है, ना मेरी चीज़ों में। आपको काम आएगा, आप इस देश के नागरिक हैं, आपको इस देश के बारे में जानने का पूरा अधिकार है और आपको जानना चाहिए। आपका देश है, हमारा देश है, हम सबका देश है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। और आज मैंने ऐसे सोचा कि 15 अगस्त है, तो इससे बेहतर मौका नहीं होगा इस कहानी को बताने के लिए, ताकि आपके पास भी एक कहानी हो। कभी दोस्तों यारों में बैठें तो 1000 कहानियाँ होती हैं, उसमें एक कहानी ये भी सही, अपने देश के लिए सही। क्योंकि अगर ये कहानियाँ हम नहीं कहेंगे तो हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स तक कभी नहीं पहुँच पाएगी ये कहानियाँ। ये ज़रूरी है, क्योंकि भारत के कुछ गौरवान्वित पल हैं। हर पल वैसे तो भारत के इतिहास का जिसमें हम गर्व कर सकते हैं, हर पल हमारे देश में कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा कुछ हो रहा है जिससे हम गौरवान्वित हो सकते हैं। तो क्यों ना उन सबको याद करें और गर्व करें अपने देश पे। क्योंकि कहते हैं कि तिरंगे से सिर्फ हमारी आन बान शान ही नहीं है, सिर्फ तिरंगे से हमारी आन बान शान ही नहीं है, बल्कि तिरंगा तो हमारी जान है। तिरंगे से हम हैं, हमसे तिरंगा है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम इस वीडियो के आखिरी में आप सभी से सिर्फ एक चीज़ अनुरोध करना चाहेंगे। आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तिरंगा खरीदें, तिरंगा लगाएं भी, लेकिन तिरंगे की इज्जत बहुत ज़रूरी है दोस्त।
कभी भी ये तिरंगा ना 16 अगस्त 17 अगस्त के बाद हमें कहीं इधर उधर नहीं दिखना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर हमें दिखे भी तो बिना उस इंसान को क्रिटिसाइज़ किए हम उस तिरंगे को उठाएंगे। ठीक वैसे ही उठाएंगे जैसे अगर 10 का 100 का 1000 का नोट अगर हमें दिखता है, 2000 का नोट दिखता है रोड पे, हम जैसे जितने सम्मान के साथ उठा के उसको रखते हैं उतने ही सम्मान के साथ उस तिरंगे को उसकी असली जगह पे रखेंगे। उसकी असली जगह कहाँ है आपको पता है अच्छे से। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और फिर से एक बार मैं कहूँगा अपने देश को जानिए, और अपने देश को जानना है तो हज़ारों रास्ते हैं, आप कहीं से जान सकते हैं। किताबें हैं, वीडियोज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, मूवीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्हीं का एक ज़रिया मैं भी हूँ। अगर आप अपने देश के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं, कोई और भी मुद्दे हैं जिन पे आप चाहते हैं कि मैं ऐसे बोलूँ, आसान शब्दों में समझाऊँ, आसान शब्दों में आपसे बातचीत करूँ ऐसे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर ही रिप्लाई करूँगा उस कमेंट का, और उस कमेंट की लाज रखूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको सारी बातें एक ऐसे संक्षिप्त में आराम से बैठ के बातचीत करेंगे 1 to 1। कुछ बातें मैं कहूँगा, कुछ बातें आप सुनेंगे, कुछ बातें आप अपने द्वारा कमेंट में मुझसे कम्युनिकेट करेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ। बाकी फीडबैक की आपकी हमेशा तलाश रहेगी। कुछ कमी हो ज़रूर सुधारेंगे, आप बताएं। कुछ अच्छा लगा हो आप ज़रूर बताएं, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। लास्टली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देश की इज्जत करते हैं, तिरंगे की इज्जत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।